बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में आज बच्चों हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा और वो नया टॉपिक क्या रहेगा? रणथंभौर का इतिहास। सबसे पहले क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2, रणथंभौर का इतिहास क्या था, वर्णन करो। राजस्थान के इतिहास में रणथंभौर का क्या महत्व रहता है, इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रणथंभौर की पृष्ठभूमि देखेंगे। सबसे पहले रणथंभौर की पृष्ठभूमि क्या थी? रणथंभौर की ऐतिहासिकता की पृष्ठभूमि क्या रहेगी? यहाँ बच्चों पृष्ठभूमि में हम शुरुआत करेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था, ये राजस्थान का मैप है। इससे पहले हमने चित्तौड़ के इतिहास को अच्छे से देखा था। यहाँ है सवाई माधोपुर। ये कौन सी जगह है बच्चों? सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में जो किला बना हुआ है, इस टाइप से पथरीला पठार है यहाँ पे। यहाँ कौन सा पठार है? पथरीला पठार है। इस पथरीले पठार के ऊपर, यहाँ पथरीले पठार के यहाँ पे बना हुआ है कौन सा? रणथंभौर का दुर्ग बना हुआ है। रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर के दुर्ग की ऐतिहासिकता क्या थी? और ये समतल मैदान से 1578 फुट ऊंचाई पर है। ये जयपुर से कौन सी दिशा में है? यहाँ उत्तर, दक्षिण और पूरब। जयपुर से ये दक्षिण पूरब दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण और पूरब दिशा में। कहाँ से? जयपुर से। ये रणथंभौर के दुर्ग की लोकेशन है। और बच्चों अब देखो, रणथंभौर के दुर्ग की लोकेशन को आप बड़े ध्यान से देख लिया, आपने मैप भी देख लिया। रणथंभौर सवाई माधोपुर जिला राजस्थान में। यहाँ चित्तौड़ का, इससे पहले हमने यहाँ चित्तौड़ का इतिहास हमने पढ़ लिया था। और यहाँ है दिल्ली। यहाँ कौन सी जगह? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। तो दिल्ली में कौन कौन से सम्राट आए थे? यहाँ दिल्ली का जो था अलाउद्दीन खिलजी और रणथंभौर का जो हम्मीर देव है, उन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था, वो राजस्थान के इतिहास में ये रणथंभौर का दुर्ग फेमस माना जाता है बच्चों। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा करने से पहले इसका पहले का हम इतिहास देखेंगे, इसका पुराना इतिहास हम देखेंगे। और वो पुराने इतिहास दिल्ली से हम शुरू करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे रणथंभौर में राजपूतों का शासन था और किस तरह से राजपूतों ने यहाँ कई सालों तक अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा था। राजपूतों की आन बान शान जो यहाँ झलकती है बच्चों। जो राजपूत यहाँ पे, जो अलाउद्दीन खिलजी से पहले यहाँ कई राजपूतों ने हमला किया था, लेकिन सभी एक एक करके सब यहाँ पराजित हुए थे। तो इस रणथंभौर की पृष्ठभूमि की चर्चा मैं पहले चर्चा करूँगा। तो दिल्ली के अंदर यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ बच्चों। दिल्ली में वंश जो आते हैं, वो सबसे पहला वंश गुलाम वंश आता है। गुलाम वंश गुलाम वंश 1206 से शुरू होता है और 1290 ईस्वी पे जाके ये फिनिश होता है। गुलाम वंश का एक दूसरा नाम भी है और वो दूसरा नाम मामूलक वंश है। ये कौन सा वंश है? मामूलक वंश कहलाता है। गुलाम वंश का सबसे पहला राजा कौन था? दूसरा राजा कौन था? तीसरा राजा कौन था? पांचवा राजा कौन था? छठा राजा कौन था? सबसे पहले बच्चों आपने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक नाम सुना होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। इस कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। पहला राजा कौन है बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश का पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इसका बेटा आया था आराम शाह। आराम शाह के बाद में तीसरे नंबर पे कौन राजा आया था? इल्तुतमिश। कौन सा राजा आता है बच्चों? इल्तुतमिश।
और इल्तुतमिश के बाद अगर मैं चौथे नंबर पर बात करूँ तो रकनुद्दीन। 4 नंबर पे कौन सा राजा आएगा? 4 नंबर पे राजा आता रकनुद्दीन फिरोज शाह। रकनुद्दीन फिरोज शाह, रकनुद्दीन फिरोज शाह। अगर मैं 5 नंबर बच्चों 5 नंबर पे रकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद में रजिया सुल्ताना आती है, रजिया सुल्ताना। 6ठा नंबर का दिल्ली के अंदर कौन सा गुलाम वंश का कौन सा आएगा? रजिया सुल्ताना के बाद में बहराम शाह, रजिया सुल्ताना के बाद बहराम शाह। और बहराम शाह के बाद 7वें नंबर पे अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह आते हैं। और 8वें नंबर पे कौन सा राजा आएगा? अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद में नासिरुद्दीन महमूद आएंगे। कौन आएंगे बच्चों? नासिरुद्दीन महमूद आते हैं। और 9 नंबर पे अगर हम बात करें तो नासिरुद्दीन महमूद के बाद राजस्थान के इतिहास में और दिल्ली सल्तनत के इतिहास को हम पढ़ रहे हैं। नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन का नाम सुना होगा, जिसने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे ज़्यादा किले बनवाए थे। कई बार कंपटीशन में ये प्रश्न आ चुका है। कंपटीशन में ऐसा पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा कौन सा राजा था जिसने बहुत सारे किलों का निर्माण करवाया था? तो बहुत सारे किलों का निर्माण किसने करवाया था? बलबन ने करवाया था। बलबन के बाद 10वें नंबर पे आएगा केकूबाद। और केकूबाद के बाद 11वें नंबर पे आता है क्यूमर्स और केकूबाद। ये दोनों आते हैं बच्चों, क्यूमर्स और केकूबाद। अंतिम कौन सा है? क्यूमर्स है। अंतिम कौन सा है? क्यूमर्स। यहाँ गुलाम वंश फिनिश हो जाता है और यहीं से एक नई शुरुआत होती है खिलजी वंश। और खिलजी वंश में दूसरा वंश कौन सा है? खिलजी वंश। खिलजी वंश के कितने राजा थे? पहला नंबर पे जलालुद्दीन खिलजी आता है। कौन सा खिलजी आता है? जलालुद्दीन खिलजी आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे अलाउद्दीन खिलजी आता है, अलाउद्दीन खिलजी आता है। और तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूँ बच्चों, जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी के बाद में कौन? अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये 3 जो हैं ये खिलजी वंश के 3 राजा कहलाते हैं। यहाँ रणथंभौर के इतिहास को समझने के लिए इसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे पहले गुलाम वंश आया था। गुलाम वंश के बाद में दूसरा खिलजी वंश आया था। गुलाम वंश के कितने राजा थे? गुलाम वंश के 11 राजा थे। खिलजी वंश के कितने राजा थे? 3 राजा थे। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक आता है। यहाँ बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक देख रहे हो, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आप इसके सन अगर आपको याद रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो राजाओं के नाम भी आप अच्छे से याद रख सकते हो। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ था। ये राजा के पद पर नहीं रहा था, ये केवल एक सेनापति के पद पर ही बना रहा था। 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया था। 1210 ईस्वी में ये बच्चों एक गेम खेल रहा था। ये एक गेम, पोलो का एक गेम होता है, वो गेम खेल रहा था पोलो का, और वो दौड़ रहा था। और वो लाहौर का जो एक ग्राउंड जो था वहाँ घोड़े पे सवार होके, वो टेनिस जैसा एक खेल होता है, टेनिस जैसा, उस पर दौड़ रहा था। अचानक धड़ाम से नीचे गिरा और गिरते ही उसकी मौत हो गई थी। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में इसकी मौत हो गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आराम शाह आता है। आराम शाह केवल 1210 से 1211 ईस्वी तक रहा था। 1210 ईस्वी से 1211 एक साल तक ही इसने शासन किया था आराम शाह ने। आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश आ जाता है और 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। रकनुद्दीन फिरोज शाह आ गया 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रकनुद्दीन फिरोज शाह यहाँ पर शासन करता है। रकनुद्दीन केवल बच्चों एक साल ही शासन करता है 1236 ईस्वी तक। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 1236 ईस्वी में 1-2 महीने ही रकनुद्दीन फिरोज शाह रहा। उसके बाद रजिया सुल्ताना 1236
ईस्वी से 1240 ईस्वी तक यहाँ रजिया सुल्ताना ने 4 साल तक दिल्ली में शासन किया था। रजिया सुल्ताना ये मुसलमानों के इतिहास में पहली एक ऐसी महारानी है बच्चों, ऐसी मुस्लिम शासिका है जिसका नाम रजिया सुल्ताना है। मध्यकालीन भारत के इतिहास की एकमात्र मुस्लिम शासिका कौन है? मध्यकालीन भारत के इतिहास की एकमात्र मुस्लिम शासिका कौन है? अगर प्रश्न ऐसा आता है कि एकमात्र मुस्लिम शासिका कौन है, तो एकमात्र मुस्लिम शासिका कौन है? रजिया सुल्ताना है बच्चों। फिर बहराम शाह आ रहा है यहाँ पे 6ठे नंबर पे। बहराम शाह ने 1240 से लेके 1242 तक शासन किया था। बहराम शाह ने 1240 से लेके 1242 2 साल तक इसने शासन किया था। अलाउद्दीन मसूद शाह आ गए इसमें। अलाउद्दीन मसूद शाह ने 1242 से 1246 तक शासन किया था। 4 साल तक 1242 से 1246 तक शासन किसने किया था? अलाउद्दीन मसूद शाह ने किया था। नासरुद्दीन मोहम्मद का समय आ गया। नासरुद्दीन 1246 से 1266 ईस्वी तक शासन करते हैं। और फिर बलबन, इतिहास में बलबन का नाम बहुत फेमस है। बलबन ने 1266 से 1286 तक शासन किसने किया था? बलबन ने किया था। बलबन के बाद केकुबाद और क्यूमर्स थोड़े थोड़े समय तक शासन करते हैं। केकुबाद का 1286 से 1290, केकुबाद का 1286 से 1290 ईस्वी तक शासन रहता है। और 1290 ईस्वी में ही क्यूमर्स 1-2 महीने शासन करता है। फिर क्यूमर्स की बहुत ज़्यादा मदिरा पीने से इसकी मौत हो जाती है। और इसकी मौत होने के बाद यहाँ एक नया वंश शुरू हो जाता है जो 1290 में शुरू होता है। और 1290 ईस्वी में इसे खिलजी वंश कहते हैं। ये खिलजी वंश शुरू होता है। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अब आप बच्चों मुझसे पूछोगे सर आपने हमको जलालुद्दीन खिलजी का समय नहीं बताया, अलाउद्दीन खिलजी का समय नहीं बताया, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का समय नहीं बताया। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के इतिहास में, दिल्ली के अंदर, ये सब दिल्ली के मुसलमान शासक हैं। जलालुद्दीन खिलजी का समयकाल रहेगा 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी। मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी किसका समय रहता है? जलालुद्दीन खिलजी का समय 1290 से 1296 ईस्वी। जलालुद्दीन खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा जो होता है वो अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा के साथ, ये इसका अलाउद्दीन खिलजी का चाचा होता है, अपने चाचा के साथ धोखा करता है और धोखा करके इसकी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। कड़ा और इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में आपने जिले का नाम सुना होगा। कड़ा और इलाहाबाद में अलाउद्दीन खिलजी की हत्या, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी 1296 ईस्वी में और खुद राजा बन गया था, सुल्तान बन गया था अलाउद्दीन खिलजी। 1296 ईस्वी में ये सुल्तान बना था अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी वही है बच्चों जिसमें चित्तौड़ के इतिहास में रानी पद्मिनी की जो पद्मावत में जो कहानी है जो मैंने आपको सुनाई थी वही इतिहास है। अलाउद्दीन खिलजी वही है। 1296 से 1316 ईस्वी तक इसने शासन किया था। 1316 से अगर हम बात करें 1320 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी यहाँ पर आएगा। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की मौत होने के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का यहाँ पर शासन होता है। अब ये पूरा आप दिख रहा है आपको ये पूरा जो है ये रणथंभौर के इतिहास की पृष्ठभूमि आप देख रहे हो। दिल्ली सल्तनत के अंदर मैंने आपको बताया कि गुलाम वंश में, और गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। एक बार वापस मैं रिपीटिशन कर देता हूँ। पहला नंबर पे कुतुबुद्दीन ऐबक है 1206 से 1210। दूसरे नंबर पे आराम शाह है 1210 से 1211। तीसरे नंबर पे इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश 1211 से 1236। फिर रकनुद्दीन फिरोज शाह है 1236 में 1-2 महीने ही शासन करता है, फिर इसकी मौत हो जाती है। 5वें नंबर पर रजिया सुल्ताना आती है, एकमात्र मुस्लिम शासिका है 1236 से 1240। 6 नंबर पे बहराम शाह आता है 1240 से 1242। फिर 7 नंबर पे अलाउद्दीन मसूद शाह आता है 1242 से 1246। 8 नंबर पे नासरुद्दीन महमूद आता है 1246 से 1266 ईस्वी तक। 9 नंबर पे कौन आएगा बच्चों? 9 नंबर पे बलबन आते हैं आपके 1266 से 1266 से 1286। बलबन का शासनकाल 1266 से 1286 रहेगा।
केकुवाद का कितना रहेगा, 86 से 90 केकुवाद का शासनकाल। उसके बाद क्यूमर्स आते हैं जो 1-2 महीने ही शासन करते हैं और उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद दिल्ली के अंदर एक दूसरा वंश शुरू होता है, इसको खिलजी वंश के नाम से जाना जाता है। खिलजी वंश के 3 शासक होते हैं यहाँ पे, जलालुद्दीन खिलजी होता है, अलाउद्दीन खिलजी होता है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी होता है। तीनों के शासनकाल मैंने ऊपर लिखे हैं यहाँ पे। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296 होता है, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 होता है और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का 1316 से 20 होता है। हमको क्या पढ़ना है बच्चों, रणथंभौर का इतिहास। हम क्या देख रहे हैं, रणथंभौर के इतिहास के जो पहले की जो पृष्ठभूमि है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। किस पे चर्चा कर रहे हैं, रणथंभौर के इतिहास की पृष्ठभूमि पर हम चर्चा की जा रही है। यहाँ राजाओं के नाम देखने के बाद अब एक समय काल ऐसा होता है बच्चों कि दिल्ली दरबार की हमने रणनीति देख ली, हमको इतिहास पढ़ना अलाउद्दीन खिलजी से। और अलाउद्दीन खिलजी किस तरह से आता है, यहाँ इससे पहले इतने राजा आते हैं। यहाँ इन राजाओं ने, यहाँ बलबन ने रणथंभौर के दुर्ग पर हमला किया था लेकिन कोई सफलता नहीं मिली मुसलमानों को। बलबन के अलावा यहाँ इल्तुतमिश ने भी कई बार यहाँ रणथंभौर के दुर्ग पर हमला किया था, लेकिन राजपूत जीते ही जीते थे, हारे कभी नहीं थे, हमेशा सफल ही रहे थे, कभी सफल नहीं रहे थे। केवल एक अलाउद्दीन खिलजी बच्चों, ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था। इससे पहले जितने भी मुसलमान शासकों ने इस पथरीली पहाड़ी के ऊपर इस रणथंभौर के दुर्ग पर हमला किया, लेकिन सारे के सारे क्या हुए, सभी मुसलमान पराजित हुए थे। ऐसा कोई बंदा नहीं था जो इस रणथंभौर के दुर्ग को, राजपूताना के इस रणथंभौर के दुर्ग को जीत सकता था। यही बात मैं बता रहा हूँ। अब देखो इधर गुलाम वंश हो गया। यहाँ पे गुलाम वंश के पहले 1206 के पहले का थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। मोहम्मद गोरी का नाम आपने सुना होगा, मोहम्मद गोरी। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ बच्चों, फिर उसके बाद यहाँ देखो बच्चों, मोहम्मद गोरी 1273 ईस्वी से 1173 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक शासन किया था। 1173 ईस्वी गजनी का, ये कहाँ का सूबेदार था, ये गजनी का सूबेदार था। और गोरी जो था, इसके वंश को शशगनी वंश कहते थे। शशगनी वंश कहते थे बच्चों। कौन सा वंश कहते थे, शशगनी वंश कहते थे। यहाँ मैंने टिक किया मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने जो भारत जो होता है बच्चों, मैं यहाँ मैप बना रहा हूँ भारत का, यहाँ देखिए ध्यान से, ये भारत का जो यहाँ ये लाहौर है और लाहौर के बाद इधर आपके इधर पंजाब है। मोहम्मद गोरी गजनी से आया था। कहाँ से आया था बच्चों, गजनी से आया था। गजनी से होता हुआ लाहौर पहुँचा, लाहौर से सियालकोट, सियालकोट से इधर आपके जो दिल्ली के आसपास इधर हरियाणा और पंजाब की सीमा पर पहुँचा था। लाहौर के पास में एक जगह का नाम है मुल्तान। 1175 ईस्वी में उसने मुल्तान नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी ने हमला किया था और मुल्तान पर अधिकार कर लिया था। कौन सी जगह पे अधिकार कर लिया था बच्चों, मुल्तान पर अधिकार कर लिया था। किसने अधिकार कर लिया था मुल्तान पर, मुल्तान पर अधिकार करने वाला जो बंदा था वो मोहम्मद गोरी था। 1175 में ये गजनी से रवाना हुआ था और गजनी से रवाना होने के बाद ये लाहौर के पास में मुल्तान एक जगह है, उस मुल्तान पर अधिकार किया था। भारत की ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूरब दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। उत्तर पश्चिम जो है, यहाँ जितने भी विदेशी आए थे वो सब उत्तर पश्चिम से आए थे। इधर का जो पूरा एरिया था वो मध्य एशिया कहलाता था। इधर से सारे लोग इधर से भारत में एंटर करते थे, यहाँ से सारे लोग एंटर हुए थे। और मोहम्मद गोरी भी यहीं से आया था, मोहम्मद बिन कासिम भी उत्तर पश्चिम से आया था। जितने भी मुसलमानों ने, चंगेज खान ने भी अगर हिंदुस्तान पर हमला किया तो वो भी यहीं से, इधर से ही आया था, इंडिया में हमला किया था। जितनी भी विदेशी शक्तियाँ यहाँ भारत में आई थी, शक आए थे, कुषाण आए थे, पार्थियन आए थे, सभी लोगों को आत्मसात किया था, एसिमिलेशन किया था इंडिया के अंदर। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मीयसत्करण करने वाला हमारा भारत देश था। विविधता में एकता को बनाए रखने वाला ये हमारा भारत देश है। यहाँ बच्चों
1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने कहाँ पर अधिकार कर लिया? मुल्तान पर अधिकार कर लिया था। 1178 ईस्वी के अंदर, यहाँ आप राजस्थान का मैप देख रहे हो, इधर जालोर है और राजस्थान के मैप में जालोर के पास में यहाँ सिरोही है बच्चों। कौन सी जगह है? सिरोही। और सिरोही के थोड़ा सा आगे की तरफ 50 किलोमीटर आगे चलते हैं तो एक जगह आती है माउंट आबू, और माउंट आबू का नाम आपने सभी सुना होगा। माउंट आबू का नाम सभी होगा। गुजरात के जो बॉर्डर जो है, इसी बॉर्डर से सटकर एक राज्य है गुजरात। गुजरात सूती वस्त्रों के लिए फेमस माना जाता है। गुजरात के एक राजा का नाम था, गुजरात में चालुक्य वंश का राजा। कौन से वंश का राजा बच्चों? चालुक्य वंश का राजा। चालुक्य वंश का राजा भीम सेकंड था। कौन था? भीम सेकंड था। अब मोहम्मद गोरी जो था वो गजनी से रवाना हुआ था। कहाँ से रवाना हुआ था? गजनी से रवाना हुआ था। इस गुजरात के बिल्कुल पास, राजस्थान के बिल्कुल पास में गुजरात पहुँच जाता है। कौन? मोहम्मद गोरी गुजरात में पहुँच गया था। गुजरात में पहुँचकर भीम सेकंड से युद्ध किया था चालुक्य वंश का राजा। इधर से कौन आया था? गजनी से मोहम्मद गोरी आया था, और गुजरात से चालुक्य वंश का भीम सेकंड अपनी सेना लेके, और माउंट आबू के पास में एक गांव था बच्चों, उस गांव का नाम था अहिरवाड़ा। क्या नाम है यहाँ पे बच्चों? अहिरवाड़ा। अहिरवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, और अहिरवाड़ा स्थान पे मोहम्मद गोरी के बीच में और चालुक्य वंश के भीम सेकंड के बीच में युद्ध होता है। मोहम्मद गोरी और इधर आपके चालुक्य वंश का कौन है? चालुक्य वंश का भीम सेकंड है। इन दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई होती है, और इस लड़ाई के अंदर हमारे भारत का वीर योद्धा भीम सेकंड जो था, भीम सेकंड ने इस मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था। इस मोहम्मद, ये विदेशी था, ये भगोड़ा था, ये भारत के अंदर आया था। इस मोहम्मद गोरी को पराजित किसने किया था? इस मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला भीम सेकंड था। चालुक्य वंश का शासक था भीम सेकंड। और कौन सी जगह पे? अहिरवाड़ा नामक स्थान पे 1178 ईस्वी में पराजित होने के बाद भी मोहम्मद गोरी ने फिर तीसरी बार हिम्मत की, और 1186 ईस्वी में, कब बच्चों? 1186 ईस्वी में इसने वही उत्तर पश्चिम, ये भारत उत्तर पश्चिम जो था, इधर पंजाब, दिल्ली के पास में कौन सी जगह है? पंजाब। इस पंजाब पर अधिकार कर लिया था मोहम्मद गोरी ने। 1186 ईस्वी पर पंजाब पर अधिकार किया किसने? मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी ने फिर आगे बढ़ के एक बार फिर आया था 1191 ईस्वी में। 1191 में उत्तर पश्चिम भारत से आगे अजमेर, यहाँ अजमेर है, और अजमेर का राजा कौन है बच्चों? अजमेर का राजा पृथ्वीराज चौहान था। कौन था? पृथ्वीराज चौहान। ये सारी घटनाएं रणथंभौर के इतिहास से जुड़ी हुई है। अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि किस तरह से जुड़ी हुई है। अजमेर का राजा पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने के लिए पहुंच गया था। अजमेर का राजा पृथ्वीराज चौहान से, इधर अगर भारत में, यहाँ देखो ये राजस्थान, भारत में हम देखेंगे यहाँ राजस्थान है, और राजस्थान इधर उत्तर पश्चिम से गजनी से कौन आ रहा है? मोहम्मद गोरी। और गजनी से वो दिल्ली के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया था, दिल्ली के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया था। और यहाँ पहुंचने के बाद राजस्थान के दिल्ली में यहाँ हरियाणा है बच्चों। कौन सी जगह है? राजस्थान से ऊपर हरियाणा, ये हरियाणा में तराइन का मैदान, इस तराइन के मैदान में विशाल सेना लेकर कौन आया था? मोहम्मद गोरी आया था। कहाँ से आया था बच्चों? गजनी से आया था। गजनी से, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ बच्चों यहाँ से। मोहम्मद गोरी कहाँ का रहने वाला था बच्चों? गजनी का रहने वाला था। मोहम्मद गोरी कहाँ का रहने वाला था? गजनी का रहने वाला था। मोहम्मद गोरी ने राजस्थान में राजपूताना में पृथ्वीराज चौहान से कितने युद्ध किए थे? 2 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए थे? 2 युद्ध किए थे। यहाँ सबका ध्यान, यहाँ देखिए, ये मैंने इंडिया का मैप बनाया, इधर ध्यान दीजिए सब बच्चों। यहाँ ये जो है बच्चों, ये राजस्थान है, यहाँ अजमेर है। कौन सी जगह है? अजमेर। और अजमेर का राजा कौन है? पृथ्वीराज चौहान का अजमेर से लेकर दिल्ली तक साम्राज्य विस्तारित था।
दिल्ली, अजमेर से लेके दिल्ली तक का साम्राज्य किसका विस्तारित था? पृथ्वीराज चौहान का था। गजनी, ये कौन सी जगह है बच्चों? गजनी। गजनी का सूबेदार कौन था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी यहाँ से विशाल सेना लेके मुल्तान पहुँच गया था। मुल्तान से कहाँ आया? ये उत्तर और ये पश्चिम भारत है, उत्तर पश्चिम भारत, इधर सब मध्य एशिया में, इधर से सारे विदेशी लोग यही है भारत में एंटर करने का यही इनका मार्ग होता था। यहाँ से मोहम्मद गोरी विशाल सेना लेके रवाना हुआ और यहाँ पंजाब के ये पास में हरियाणा के पास में एक जगह थी तराइन का मैदान। कौन सा मैदान? तराइन का मैदान। पृथ्वीराज चौहान भी अजमेर से अपनी विशाल सेना लेके दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली से हरियाणा पहुंच गए थे। तराइन के पहले युद्ध में तराइन का मैदान था। तराइन के मैदान में एक तरफ मोहम्मद गोरी की सेना खड़ी हुई थी और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान की सेना खड़ी हुई थी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी दोनों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने थी और 1191 ईस्वी को प्रातःकाल युद्ध शुरू हो गया था। मोहम्मद गोरी की सेना ने बुरी तरह से पृथ्वीराज चौहान की सेना ने बुरी तरह से मोहम्मद गोरी की सेना को पराजित कर दिया था। किसकी सेना को पराजित कर दिया था? मोहम्मद गोरी की सेना को पराजित कर दिया था। और मोहम्मद गोरी यहाँ से भागकर वापस कहाँ चला गया था? गजनी में। ये तराइन का पहला युद्ध कहलाता है। 1192 ईस्वी में एक बार फिर मोहम्मद गोरी 5 लाख सैनिकों को लेकर आया था। कितने सैनिकों को लेकर आया था बच्चों? 5 लाख सैनिकों को लेकर आया था। और ये 5 लाख को उसने 10-10 हज़ार में सेना को 4 भागों में डिवाइड कर दिया था और धोखे से पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया था और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया था। पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के अंदर ही एक जगह है सिरसा नामक स्थान पे पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया था और बाद में इसकी हत्या कर दी थी। तो 1192 में। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि अजमेर से लेके और दिल्ली तक का जो साम्राज्य जो था, जहाँ पर गजनी का अधिकार हो गया था, मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया था। मोहम्मद गोरी का अधिकार होने के बाद यहाँ का रक्षक बनाया था गोविंद राज को यहाँ का रक्षक बनाया था। ये राजपूत था गोविंद राज को यहाँ का क्या बना दिया था? यहाँ का अध्यक्ष बना दिया था अजमेर का अध्यक्ष किसको बनाया था? गोविंद राज। इसी गोविंद राज का संबंध रणथंभौर के इतिहास से है। ये गोविंद राज राजपूताना का था। जब यहाँ 1191 में युद्ध हुआ था, 1192 में युद्ध हुआ था, इस तरह से मोहम्मद गोरी आया था। ये पृष्ठभूमि कहलाती है कि ये किस तरह से गोविंद राज का जो है अजमेर पर अधिकार हुआ था। अजमेर का और रणथंभौर का क्या संबंध है? वो इसी गोविंद राज से संबंधित है। वो किस तरह से है वो अभी हम देख रहे हैं बच्चों, किस तरह से है। यहाँ देखिए गोविंद राज को अजमेर का राज्य सौंप दिया था। अब गोविंद राज को कौन सा राज्य सौंप दिया था? अजमेर का। पहले यहाँ अजमेर पर किसका अधिकार था? मोहम्मद गोरी का अधिकार था। किसका अधिकार था? मोहम्मद गोरी ने जीत लिया था अजमेर को। पृथ्वीराज चौहान का पहले अधिकार था अजमेर से लेके पृथ्वीराज चौहान अजमेर से दिल्ली तक इसका साम्राज्य था। लेकिन अब पृथ्वीराज चौहान को 1192 में हरियाणा के सिरसा नामक स्थान में पकड़ लिया, इसकी हत्या कर दी थी। अब अजमेर का दुर्ग किसको सौंप दिया था? गोविंद राज को सौंप दिया था। लेकिन अजमेर के आसपास एक हरिराज भी था जो बार बार विद्रोह करता था और गोविंद राज और वहाँ अजमेर की सेना को परेशान करता था। इसीलिए मोहम्मद गोरी ने गोविंद राज को अजमेर से हटाकर और राजा बना दिया कहाँ का? यहाँ रणथंभौर के दुर्गों का। गोविंद राज जो था वो रणथंभौर का पहला राजा था बच्चों। गोविंद राज रणथंभौर के दुर्ग का पहला राजा था। देखो ना किस तरह से गोविंद राज यहाँ से यहाँ पहुँच गया रणथंभौर पे। पहले गोविंद राज कहाँ का था? अजमेर का था। लेकिन अब गोविंद राज कहाँ का हो गया? रणथंभौर का राजा बन गया। कहाँ का राजा बन गया? रणथंभौर का राजा बन गया। ये पूरी सिचुएशन आपको दिख रही है। रणथंभौर का राजा गोविंद राज बना था। गोविंद राज की मृत्यु के बाद फिर रणथंभौर में 1-2 राजा और भी आए थे। अब गोविंद राज जो था वो पहला राजा था। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ बच्चों। तो गोविंद राज का संबंध किससे है? रणथंभौर में। रणथंभौर का पहला राजा कौन है? गोविंद राज कहाँ से आया था? अजमेर से आया था। अजमेर में इसको राजा किसने बनाया था? रक्षक किसने बनाया था? मोहम्मद गोरी ने बनाया था। मोहम्मद गोरी कहाँ से आया था? गजनी से आया था। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले कहाँ पर अधिकार किया था? सबसे पहले उसने मुल्तान पर अधिकार किया था। मुल्तान पे अधिकार करने के बाद मोहम्मद गोरी ने
1178 ईस्वी में गुजरात के राजा भीम सेकंड को पराजित किया था। कहाँ पर पराजित किया था? माउंट आबू के अहिरवड़ा नामक स्थान पर पराजित किया था। माउंट आबू के अहिरवड़ा नामक स्थान पर पराजित किया था। किसको पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। किसने किया था? भीम सेकंड ने किया था। फिर मोहम्मद गोरी ने 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध किया था। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध किया था। उसके बाद गोविंद राज को अजमेर सौंप दिया था। अजमेर में बार बार विद्रोह हो रहे थे और अजमेर में बार बार विद्रोह हो रहे थे, इसलिए मोहम्मद गोरी ने इसको रणथंभौर का राजा बना दिया था। तो पहला राजा कौन है बच्चों? गोविंद। रणथंभौर का पहला राजा कौन है? गोविंद राज। गोविंद राज। और गोविंद राज के बाद रणथंभौर का दूसरा राजा कौन बना? रणथंभौर का दूसरा राजा बल्लन देव बना था। बल्लन देव के बाद रणथंभौर का तीसरा राजा कौन बना था? बल्लन देव के बाद रणथंभौर का तीसरा राजा बना था प्रहलाद। कौन बना था बच्चों? प्रहलाद। और इसका भाई वीर नारायण। ये तीन हो गए। गोविंद राज पहला नंबर का था, बल्लन देव दूसरा नंबर का था, प्रहलाद और वीर नारायण तीसरे नंबर पे आते हैं। 4 नंबर पे कौन आएगा? 4 नंबर पे आएगा बाघभट्ट। 4 नंबर पे राजा कौन बना? बाघभट्ट। 5 नंबर पे राजा कौन आएगा? जयसिम्हा। और 6 नंबर पे अंतिम रणथंभौर का अंतिम शासक हम्मीरदेव था। कौन था बच्चों? हम्मीरदेव था। कौन था बच्चों? हम्मीरदेव था। ये रणथंभौर का अंतिम शासक था चौहान वंश के अंदर। अब यहाँ इस बल्लन देव के समय इल्तुतमिश ने, जो मुसलमान शासक थे, जो मैंने आपको सारणी बनाई थी, इल्तुतमिश ने बल्लन देव के समय रणथंभौर पर हमला किया था, लेकिन इल्तुतमिश नहीं जीत सका रणथंभौर को। बाद में बाघभट्ट और जयसिम्हा के समय भी मुसलमानों ने, रजिया सुल्ताना ने भी इस रणथंभौर के दुर्ग पर हमला किया था, लेकिन नहीं जीत सकी थी। हम्मीरदेव के समय अलाउद्दीन खिलजी आ गया था। कौन आ गया था बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी आ गया था। बलबन ने 2 बार हमला किया था। रणथंभौर के दुर्ग पर कितनी बार हमला किया था? 2 बार हमला किया था बलबन ने, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली थी। अब देखिए बच्चों, हम्मीरदेव के समय दिल्ली का सम्राट कौन था? या हम्मीरदेव के समय दिल्ली का सम्राट कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सम्राट अलाउद्दीन खिलजी था। तो इस तरह से ये इसकी पृष्ठभूमि को हम देख रहे हैं बच्चों। ऐतिहासिक स्रोतों की अगर बात करें तो रणथंभौर के ऐतिहासिक स्रोत, उसमें रणथंभौर के ऐतिहासिक स्रोत, दूसरा हेडिंग अपना रहेगा रणथंभौर के ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोतों में सबसे पहले हम 2 स्रोत की बात करेंगे। 2 मुस्लिम जो स्रोत का मतलब होता है बच्चों, एक ऐसी किताब या ऐसा इतिहासकार जिसने किताब लिखी थी, और वो जो इतिहासकार था उस इतिहासकार ने रणथंभौर के बारे में क्या कहा था। तो वो 2 इतिहासकार कौन थे और उन्होंने अपनी किताबों में इस रणथंभौर के इतिहास के बारे में क्या बताया था। तो इस रणथंभौर के इतिहास की जानकारी 2 मुस्लिम इतिहासकारों से हमें मिलती है, और वो 2 मुस्लिम इतिहासकार कौन से थे? पहला इतिहासकार कौन था और दूसरा इतिहासकार कौन था? तो पहला रणथंभौर के ऐतिहासिक स्रोत में पहला नंबर पे आता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का नाम आपने सुना होगा बच्चों। इसे हिंद का तोता भी कहते हैं, क्योंकि ये हिंदी पर सबसे ज़्यादा बल देता था, हिंदी लैंग्वेज पर सबसे ज़्यादा बल दिया था। इसने तंबूरे का आविष्कार किया था, इसने संगीत का ये ज्ञाता कहलाता है। ये एक संगीतकार है, ये इतिहासकार है, एक गायक है। इसमें बहुत सारी विशेषता थी अमीर खुसरो में। अमीर खुसरो के बाद एक दूसरा इतिहासकार आता है जियाउद्दीन बरनी। दूसरे इतिहासकार का क्या नाम है? जियाउद्दीन बरनी। ये दूसरा इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी है बच्चों। जियाउद्दीन बरनी ये मुस्लिम इतिहासकार है। अमीर खुसरो भी एक मुस्लिम इतिहासकार था। अमीर खुसरो भी क्या था? एक मुस्लिम इतिहासकार है, और जियाउद्दीन बरनी भी एक मुस्लिम इतिहासकार है। जियाउद्दीन बरनी ने किताब लिखी थी तारीखे फिरोज शाही।
तारीख़ फिरोज शाही, इस तारीख़ फिरोज शाही ग्रंथ में रणथंभौर के इतिहास को इसने लिखा था जियाउद्दीन बरनी ने। तो मुस्लिम इतिहासकारों में हमें दो स्रोत मिलते हैं, पहला स्रोत और दूसरा स्रोत। पहला अमीर खुसरो का है और दूसरा जियाउद्दीन बरनी का है। अमीर खुसरो ने जो किताबें लिखी थी उसकी पहली किताब का नाम है खजाइन उल फुतूह का मतलब होता है फतेह करना, जीत लेना। खजाइन यानी खजाना जीत लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जहाँ जहाँ पर अधिकार किया था उस सब का इतिहास इस खजाइन उल फुतूह में मिलता है बच्चों। किसमें मिलता है? खजाइन उल फुतूह में मिलता है, पहली किताब का नाम। दूसरी किताब का नाम है नूह सिपर। आमिर खुसरो ने एक दूसरी किताब लिखी थी जिसका नाम है नूह सिपर में क्या होता है? नूह सिपर के अंदर बच्चों जितनी भी हिंदुस्तान की बोलियाँ, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, बिहार में बिहारी बोली जाती है, मारवाड़ में मारवाड़ी बोली जाती है, बंगाल और इधर आपकी तमिल में कन्नड़ लैंग्वेज, तमिल और कन्नड़ा लैंग्वेज बोली जाती है। सभी जगह जो अलग अलग विविधता वाली भाषाएं जो बोली जाती है, सभी लैंग्वेज का जो उल्लेख किया गया वो नूह सिपर में किया गया। किसमें किया गया? नूह सिपर में किया गया। 2 नंबर पे। 3 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 3 नंबर पे किताब आती है आशिका। इसने एक किताब लिखी थी, आशिका नामक किताब लिखी थी अमीर खुसरो ने 3 नंबर पे। अगर 4 नंबर पे अमीर खुसरो की किताब का बात करें तो 4 नंबर पे लिखा था मिफला उल फुतूह है। 5 नंबर पे हम बात करें तो अमीर खुसरो ने 5 नंबर पे एक किताब लिखी थी तुगलकनामा। इनकी एक किताब का नाम था तुगलकनामा। क्या नाम था बच्चों? तुगलकनामा। यहाँ अमीर खुसरो की कितनी 5 किताबें हो गई। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, खजाइन उल फुतूह, खजाइन का मतलब खजाना होता है, फुतूह का मतलब होता है जीत लेना। 2 नंबर पे नूह सिपर है, 3 नंबर पे आशिका है, 4 नंबर पे मिफला उल फुतूह है और 5 नंबर पे तुगलकनामा है। कितनी किताबें हैं बच्चों? ये 5 किताबें हैं। और रणथंभौर का इतिहास जो 2 फारसी इतिहासकार थे, 2 फारसी इतिहासकार, उनमें पहला इतिहासकार कौन है? अमीर खुसरो है। दूसरा कौन है? जियाउद्दीन बरनी है। इन दोनों इतिहासकारों ने रणथंभौर के इतिहास को अपनी किताबों के अंदर लिखा था। किसमें लिखा था? किताबों में लिखा था। ये आप मैप देख रहे हो, पृथ्वीराज चौहान राजस्थान का मैप है। इस तरह ये आपने इधर गोविंद राज के इतिहास को भी हमने देखा था कि गोविंद राज कैसे आया था, सबसे पहला राजा कौन आया था, दूसरा राजा कौन आया था, तीसरा कौन आया था। सबसे पहले गोविंद राज आया था बच्चों। गोविंद राज पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पे बल्लन देव था, तीसरे नंबर पे प्रहलाद नारायण था, 4 नंबर पे बाघभट्ट था, 5 नंबर पे जयसिम्हा था, अंतिम हम्मीर देव था, जिसके समय में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सम्राट था। इन सब चीज़ों को देखने के बाद दिल्ली के सम्राटों को भी हमने देख लिया था। गुलाम वंश, जिसको गुलाम वंश मामुलुक वंश भी कहते थे, गुलाम वंश का पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरा आराम शाह था, तीसरा नंबर का इल्तुतमिश था, 4 नंबर पे फिरोज शाह रकनुद्दीन फिरोज शाह आ गया था, 5 नंबर पे रजिया सुल्ताना आ गई थी, बहराम शाह आ गया था, अलाउद्दीन मसूद शाह आया था, अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद आ गया था, फिर बलबन आएगा, फिर केकुबर आएगा, फिर क्यूमर्स आएगा, फिर खिलजी वंश के इतिहास में हमने देखा था, खिलजी वंश के इतिहास में जलालुद्दीन खिलजी पहले नंबर का था, सेकंड नंबर पे अलाउद्दीन खिलजी था और तीसरे नंबर पे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। इसी को इतिहास कहते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। सभी बच्चों को थैंक यू वेरी मच।